नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत बढ़िया है, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले चलो सर, रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंह फुला के मत बैठो, थोड़ा मुस्कुराइएगा, सब अच्छा होगा। एग्जाम में सीए बनोगे आप, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। चले? यस सर। रिवीजन सीरीज में आपका अगला चैप्टर आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाई पोस्ट का। अगर मुझे इंडिया के बाहर से कोई सामान इंडिया में मंगाना है तो उसके लिए क्या मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा? नहीं। क्या मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी? नहीं। क्या मुझे क्लियरेंस ऑर्डर इश्यू करवाना पड़ेगा? नहीं। क्या मुझे पोर्ट एयरपोर्ट पर जाना होगा गुड्स छुड़ाने के लिए? नहीं। तो फिर कैसे? अलग ही सिस्टम है भाई साहब, इसका हिसाब कुछ और ही है। आपको घर पर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जो भी आप बाई पोस्ट इंडिया के बाहर से मंगाना चाहते हैं वो आपको आपके घर पर ही अवेलेबल हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कंट्री के अंदर दो तरह के पोस्ट ऑफिस होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक पोस्ट का पोस्ट ऑफिस, एक होता है आपका इंटरनेशनल पोस्ट का पोस्ट ऑफिस। ठीक है? यस सर। हमें यहां मतलब है हमारे इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस से फॉरेन पोस्ट ऑफिस से। जैसे हवाई अड्डे नहीं होते, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है और एक अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, तो हमें यह इंटरनेशनल वाले से मतलब है, डोमेस्टिक वाले से मतलब नहीं है। घर बैठे टीवी पर एक कोई ऐड आ रहा था, आपने ऑर्डर कर दिया, ठोक के मारा ऑर्डर कि भाई हमें ये सामान चाहिए। इंडिया के बाहर से वो सामान आपका आना था, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, पैसे आपके चले जाते हैं। तो कैसे कैसे वो गुड्स आप तक पहुंचेगा, क्योंकि आप तो घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन गुड्स आप तक कैसे पहुंचेगा, ये एक प्रोसीजर है, इसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इसमें आपके 3 सेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है, सेक्शन 82, 83, 84। हाउएवर सेक्शन नंबर 82 जो है अपना, वो ओमिटेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। 84 नाम मात्र का है, वो कहता है कि भारत सरकार को रेगुलेशंस बनाने की पावर है, कुछ ऐसी बात करता है। सेक्शन 82 जो है, इसमें रेलिवेंट डेट बताई जाती है कि कौन सी डेट का रेट हमें यहां पर लेना होता है, जिससे कि हम ड्यूटी अपनी भर सकें, ड्यूटी के रेट का चयन कर सकें। 84 के तहत जो सरकार ने पावर दी है रेगुलेशन बनाने की, तो उसी के तहत कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जिनके तहत हम अपना पूरा प्रोसीजर, पूरा सिस्टम यहां पर देखेंगे कैसे होता होगा। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, घर पर बैठे थे, लॉकडाउन में कर दिया। अब क्या होगा? आपका ऑर्डर वहां जाके लगा मार्केटिंग एजेंसी में। मार्केटिंग एजेंसी वाले ने एक्सपोर्टर को बोल दिया कि भैया इंडिया से ऑर्डर आया, दिल्ली से, लक्ष्मी नगर से। एक्सपोर्टर ने तैयारी कर दी, पैकेट बनाया, पार्सल बनाया, और अपने यहां के यूएसए के, अगर यूएसए का बंदा है तो यूएसए के जो इंटरनेशनल पोस्ट का पोस्ट ऑफिस है, जिसे हम फॉरेन पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं, वहां छोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या? फिर वहां से जो पोस्ट ऑफिस की वैन होती है, उसके माध्यम से सारे के सारे पार्सल, वो सिर्फ अकेला ही तो नहीं होगा ना, पोस्ट ऑफिस में तो बहुत सारे पार्सल आते होंगे, सारे के सारे पार्सल लेकर वैन आएगी पोर्ट तक। पोर्ट पर आकर वो जहाज में चढ़ा दिया जाएगा सारे के सारे पार्सल, और जहाज लेकर उसे यहां तक आ जाएगा। गड्डी चलिए, छलांगा मार दी। यहां आकर स्वागत किया जाएगा उसका पान पराग से। मतलब सेक्शन 31 बोलेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होऊंगा। 31 कहता था कि एंट्री इनवार्ड जरूरी होती है अनलोडिंग के लिए, लेकिन चूंकि मेल बैग्स आपके सेंसिटिव एक आइटम है, टाइम सेंसिटिव है, इसलिए यहां पर एंट्री इनवार्ड का प्रोविजन लागू नहीं होता है। ठीक है? इसकी अनलोडिंग यहां पर हो जाएगी। लेकिन क्या इसका असेसमेंट यही होगा? जी नहीं, ये चिल्लर है। सरकार कहती है बड़े बड़े कंटेनर के बीच में छोटे छोटे चिल्लर पिस जाएंगे, पता नहीं चलेगी कहां चले गए, इसलिए आप इनको लेकर जाइए एक सुनसान जगह पर, मतलब इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस में आप इसे ले जाओ। लेकिन वहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन से एरिया के इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस में आएगा? दिल्ली आना भैया, मैं दिल्ली का हूं ना, तो ये दिल्ली आएगा। दिल्ली कैसे आएगा? ट्रेन से आएगा। ट्रेन में लोड कर दिया गया, और दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन है तुगलकाबाद, यहां पर हमारी रेलगाड़ी आ जाती है, पार्सल उसमें रख के आ जाते हैं, ड्राई पोर्ट तुगलकाबाद पहुंच जाते हैं। जैसे ही खबर लगेगा तो यहां से जो ये वैन होगी दिल्ली जो इंटरनेशनल आपका पोस्ट ऑफिस है, ये वैन भागी भागी जाएगी वहां तक कि पार्सल आ गए, चलो चलो चलो। उस वैन में सारे के सारे पार्सल लोड कर दिए जाएंगे, और वो पार्सल को लेकर यहां पर आ जाएगी कि बाबूजी लो मैं आ गई। यहां पर पोस्ट मास्टर की कस्टडी में सारे के सारे पार्सल आएंगे। पोस्ट मास्टर उनके लिए पूरे कागज पत्र तैयार करेगा, किस कंट्री से कितने पार्सल्स आए हैं, किन किन नामों से हैं, कंटेंट क्या है, सारे कागज पत्र तैयार करेगा। और जो भी कागज पत्र बनेंगे
उन कागज पत्र को बनाकर सौंप देगा कस्टम अधिकारी को। पार्सल बिल भी बनाया जाता है, एक बेसिकली लेबल होता है कि इस पार्सल में क्या है, कितना है, कैसे है, क्वांटिटी क्या है। यहां बिल ऑफ एंट्री तो होती नहीं है, उसके जैसा एक डॉक्यूमेंट जो लेबल चिपका हुआ होता है उसे ही बोल दिया जाता है। सारे कागजात पकड़ा दिए अधिकारियों कि भैया आप देखो क्या करना है आपको, इसका ड्यूटी का असेसमेंट कर दीजिए और जो ड्यूटी बनती है आप उसके ऊपर लिख दीजिएगा। वो उनका असेसमेंट करेगा। असेसमेंट करते समय कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। अगर दिक्कतें नहीं आती, पहले वहां बात करते हैं, दिक्कतें अगर नहीं आई तो ओके करेगा, ड्यूटी लिख दी सपोज 500 रुपए। अब यहां इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस में टेरिटोरियल पोस्ट मास्टर आएगा। जैसे मेरा ईस्ट दिल्ली में था, मैं यहां था, यहां बैठा था मैं। ईस्ट दिल्ली में अगर मैं हूं तो यहां मेरे एरिया का पोस्ट मास्टर इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा और अपने एरिया की जो पोस्ट्स हैं, मेल बैग्स हैं, उनको ले आएगा, उनको यहां लेकर आएगा और लाने के बाद फिर वो मेरे घर पर आएगा, घंटी बजाएगा, टिंग टांग, मैं दरवाजा खोलूंगा, बोलेगा पार्सल आया है, बोलेगा ड्यूटी लाओ, उस पर इतनी लिखी हुई है। 500 रुपए की ड्यूटी बनती थी, 500 रुपए की ड्यूटी मुझसे ले लेगा और ड्यूटी को लेने के बाद फिर क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, पैसे लेकर चला जाएगा, पार्सल मेरे हाथ में आ जाएगा। उस 500 रुपए को वो लेके जाकर देगा इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस में, फिर वहां से उसे कस्टम के खजाने में पैसे को जमा कर दिया जाएगा। कुछ पार्सल को दिक्कत हो सकती है अधिकारी को, जैसे मान लीजिए कुछ पे लगता है कि डिफेक्टिव डिक्लेरेशन है, कुछ जो ऊपर लिखा है जो अंदर है वो हो सकता है डिफरेंट है, ऐसा लगता है अधिकारी को, या कोई और सस्पिशियस डॉक्यूमेंटेशन है या कोई और उसे दिक्कत हो रही है, तो पार्सल को रोक लेगा, खोलकर देख सकता है, डिटेन कर सकता है और जब तसल्ली हो जाएगी तो उसका असेसमेंट कर देगा और असेसमेंट करा के फिर वही प्रोसीजर टेरिटोरियल पोस्ट मास्टर को सौंप देगा और टेरिटोरियल पोस्ट मास्टर उस पार्सल को लाकर मुझे देगा, वही ड्यूटी अपनी कलेक्ट करेगा और वो पैसा कस्टम के खजाने में जमा कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट यहां पर आता है, कौन सी डेट का रेट लिया जाएगा। नॉर्मली अमूमन जौन से दिन आप ये यहां पर सारे डॉक्यूमेंट आगे सबमिट कर रहे हो, उस डेट का रेट ऑफ ड्यूटी लिया जाता है, इस डेट का, दिस इज द रेलिवेंट डेट, ठीक है। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ इंडिया के बाहर से मंगाया था, मैंने अपने दोस्त की शादी में वो गिफ्ट देना था, दोस्त की शादी करीब वाली लेकिन पार्सल नहीं आया, तो मैं क्या करता हूं, मैं इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस में गया, विनती की भाई साहब आप अपना कागजी काम पहले ही कर लो, मेरा पार्सल इंडिया के बाहर से आ रहा है, उसके बाद तुम डिले मत करना, कागजी मैं बता रहा हूं कि कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसको दी, ये इंफॉर्मेशन आगे पास करेगा एडवांस में सारी चीजों की प्रोसेसिंग हो जाएगी, जैसे ही पार्सल आएगा फट से यहां से निकाल दिया जाएगा। तो एडवांस में हम अपना काम कर सकते हैं। कितना एडवांस में, अगर मान लीजिए ये जो दस्तावेज हैं, वैसल अभी आया भी नहीं था, पहुंचा भी नहीं था, रास्ते में ही था, वैसल यही था समंदर में, और मैंने यहां इंफॉर्मेशन आगे भिजवा दी यहां तक, तो अगर इंफॉर्मेशन एडवांस में जाती इवन बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल, इन सच ए केस क्या होगा कि जिस दिन वेसल का अराइवल है उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी अपना कंसिडर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वेसल अराइव होगा आपका 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, और मैंने इंफॉर्मेशन दे डाली भाई साहब 25/9/2021 को, तो नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं कि जिस दिन दस्तावेज सौंपे जाते हैं वो रेट लेके जाते हैं, लेकिन चूंकि बाद वाली डेट आपकी ये है 1/10/2021, तो ये वाली डेट रखी जाएगी, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब रेट ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं तो हमें ताजा वर्ड को याद रखना चाहिए। तो कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि जिस दिन दस्तावेज आगे सौंपे जा रहे हैं वो डेट, और अराइवल ऑफ द वेसल की डेट विच एवर इज लेटर, वो वाली डेट आपकी यहां पर कंसिडर करी जाती है। सर अगर एक्सपोर्ट का मामला हो तो रेलिवेंट डेट क्या ली जाएगी। एक्सपोर्ट का अगर मामला बनता है तो नॉर्मली हमारा घर यहां पर है और हम अपने पार्सल को लेकर यहां फॉरेन पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाते हैं और जो भी कार्यवाही करनी, जो भी दस्तावेज देने, जो जानकारी देनी है वो यहां हैंडओवर कर देते हैं। हमारा रोल यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद ये ड्राई पोर्ट जाएगा रेल में मतलब वैन से, और उसके बाद फिर ये ड्राई पोर्ट से पहुंचेगा मुंबई कस्टम पोर्ट पर, उसके बाद वो यूएसए के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी मैंने देनी भी बनती है किसी प्रोडक्ट पे, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो यहीं देनी बनती होगी ना, और अगर यहीं देनी बनती है तो कैलकुलेशन भी यहीं होगी, और कैलकुलेशन यहीं करनी तो ऑब्वियस सी बात है यहीं का रेट ऑफ ड्यूटी मुझे चाहिए होगा। तो बताते हैं कि इस केस में रेलेवेंट डेट वो होगी जिस दिन गुड्स हमने पोस्टल अथॉरिटीज को यहां पर आकर हैंड ओवर कर दिए हैं। इज इट ओके? यस सर। तो एक्सपोर्ट के मामले में जिस दिन पोस्टल अथॉरिटी को गुड्स हैंड ओवर किए, और इंपोर्ट के मामले में बोलते हैं कि जिस दिन डॉक्यूमेंट पोस्ट मास्टर ने इसको सबमिट किए वो डेट
और अराइवल ऑफ द वेसल ये डेट विच एवर इज लेटर वो यहां पे कंसिडर करी जाती है। बस हो गया चैप्टर, छोटा सा ही था। सेक्शन 82 डिलीट हो चुका है। 83 के अंदर ही बता रखा है कि रेलिवेंट डेट क्या रहेगी। एडवांस इंफॉर्मेशन दिए तो रेलिवेंट डेट क्या रहेगी, छोटा सा इलस्ट्रेशन यहां पर दे रखा है। एक्सपोर्ट के केस में रेलिवेंट डेट क्या रहेगी, और आगे दे रखे हैं रेगुलेशंस कि किस प्रकार से बातें करी जाती हैं। और सेक्शन 84 पावर ग्रांट करती है कि भाई बोर्ड को यहां पावर है कि वो रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर यहां पर आकर संपन्न हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? यस सर। एक मिलती जुलती एग्जाम्पशन। अब आगे बात करते हैं अपने अगले चैप्टर रिफंड की। छोटा है, अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से देखना। तो यहां पर दो सेक्शन आपके लिए आएंगे, 27 और 27A करके। 27 में पूरा प्रोसीजर दे रखा है। 27A के अंदर रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट का क्या सीन रहेगा, क्या सीन रहेगा वो यहां पर बताया जाता है। अब एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम कि इस चैप्टर के अंदर रिफंड ऑफ ड्यूटी की बात कर रहे हैं, जो कि अलग अलग कारणों से पे हो सकती है। आपने रॉन्गली पेमेंट कर दिया, 10% का रेट बनता था, 12% से चली गई आपकी ड्यूटी, या फिर यहां पर कोई गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव एग्जम्पशन नोटिफिकेशन डाल दी, उसकी वजह से रिफंड बन गया। कई सारे कारण हो सकते हैं रिफंड बनने के। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर ड्यूटी बनती ही नहीं थी, फिर भी आपने पेमेंट कर दिया, तो जो पैसा होता है वो ड्यूटी कंसीडर नहीं किया जाता, वो एक अमाउंट के तौर पे आ जाता है, और वो पैसा आपको रिफंड मिलेगा विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ रूल नंबर 27। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है भैया जी, सीधी सी बात है, आपका पैसा आपको मिलेगा। अगर गलती से पैसा चला जाता है, अगर मान लीजिए आपको क्लास लेनी थी डीटी की और आपने गलती से पेमेंट कर दिया आईडीटी में, तो क्या मैं आपसे पूरा प्रोसीजर फॉलो करवाऊंगा? क्या ये करवाऊंगा कैंसिलेशन चार्ज लाओ, ये करो वो करो, बशर्ते कि प्रूफ हो जाए कि आपसे बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, तो मैं कोई इसमें चार्जेस नहीं काटूंगा। जो आपका पैसा बनता है आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब एक बच्चे का बिल्कुल 2 मिनट पहले ही एक बच्चे का, 2 मिनट क्या मतलब आधा घंटा पहले एक बच्चे से पेमेंट आ रही थी, उसने 500 रुपए की उसे पेमेंट करनी थी, कुछ एक्सटेंशन था क्लासेस का, लेकिन गलती से 2 बार से पेमेंट हो गई, तो उसका कॉल आया जी 2 बार पेमेंट हो गई है। तो अब जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी मेरे पास आ गई, तो क्या उसमें से एक भी पैसा काटने का मुझे अधिकार है? आंसर इज नो, मुझे पैसा बाइज्जत वापस करना पड़ेगा, और मैंने हैंड टू हैंड वापस कर दिया ऐसे करके। तो ये जो सेक्शन है आपका, ये किसी अमाउंट पे नहीं लग रहा, ये सिंपली जो ड्यूटी कहा जा सकता है पैसा, और वो एक्सेस पेमेंट हो गया है, उसके रिफंड की बात कर रहा है। दूसरी बात, जितना जिसने दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। रिफंड उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका असल में वो पैसा होता है। मैं इंपोर्टर हूं, मैंने एक्सेस ड्यूटी पे कर दी और एक्सेस ड्यूटी का लोड आपको पास ऑन कर दिया है, तो ऐसी अवस्था में रिफंड आपको मिलेगा, ना कि मुझे मिलेगा। आपने अपने कस्टमर को पास ऑन कर दिया, उसने अपने कस्टमर को पास ऑन कर दिया, उसने आम जनता को पास ऑन कर दिया, पब्लिक को। तो ऐसे हालात में जो एक्सेस ड्यूटी का लोड पड़ा है वो जनता के ऊपर पड़ा है, तो यहां पैसा रिफंड का कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, क्योंकि भीड़ में उस पर्टिकुलर व्यक्ति का चेहरा तो पहचाना नहीं जा सकता है, तो इसलिए वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही जाता है। एक और बात इसमें ऐड करूंगा, गवर्नमेंट ऑलवेज ये मानकर चलती है कि इंपोर्टर ने अपने बायर को, उसने अपने बायर को, उसने अपने बायर को ये पैसा, ये बर्डन एक्सेस का आगे पास ऑन कर दिया होगा। इसलिए गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही ट्रांसफर करने को लेके चलती है। वो तो आपको बीच में रोकना पड़ता है कि भैया ये लोड कस्टमर पे नहीं पड़ा है, एंड यूजर पे नहीं पड़ा है, ये लोड एक्सेस का मैंने सहा है, तो आपको इसके लिए जरूरी दस्तावेज देने होते हैं और रिफंड का पैसा फिर आपको दे दिया जाता है। सिंपल। आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है विद इन 1 ईयर, क्योंकि रिफंड की बात करें तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। 1 साल के भीतर आपको एप्लीकेशन देनी होती है फ्रॉम द डेट ऑन विच यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। अब वो 1 साल कहां से काउंट होगा? उस डेट से जिस दिन आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो गए थे। अगर मान लीजिए जैसे अगर हम इंपोर्टर की बात कर रहे हैं और आपने एक्सेस ड्यूटी का पेमेंट कर दिया था, तो जिस दिन आपने ड्यूटी का पेमेंट किया था बस उसी दिन आप एलिजिबल हो गए थे। जैसे एक बच्चे ने अभी गलती से 500 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो वो तुरंत एलिजिबल हो गया, उसका 2 मिनट के अंदर ही कॉल आ गया कि साहब मेरा पैसा एक्स्ट्रा आ गया, मेरा पैसा दे दीजिए,
दे दिया, तो तुरंत एलिजिबल हो जाता है। अगर बायर है, इंपोर्टर नहीं, इंपोर्टर अपने बायर को ट्रांसफर कर दिया, लोड बायर ने सहा है, रजिस्टर्ड आदमी है, तो भैया जिस दिन उसने खरीदा था, क्योंकि लोड उस दिन उसको पास ऑन हुआ, तो वहीं से वो अपना 1 साल के भीतर रिफंड की एप्लीकेशन डालेगा। अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव एग्जम्पशन ऑर्डर वगैरह पास किया जाता है, तो वही ऑर्डर की वजह से आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना रिफंड पाने के लिए। तो अकॉर्डिंगली उसी डेट से 1 साल आपका काउंट किया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी। और अगर किसी जजमेंट वगैरह के फलस्वरूप आपका रिफंड बनता है, तो जिस दिन वो जजमेंट आई थी वहां से 1 साल के भीतर भीतर आपको रिफंड क्लेम करना होगा। और अगर कोई प्रोविजनल असेसमेंट का मामला पड़ा था, तो क्वाइट ऑब्वियस फाइनलाइजेशन पर आपको पता लगता है कि आपका रिफंड बनता है, डिमांड बनती है, वहीं से आप एलिजिबल होते हैं अपना पैसा मांगने के लिए। तो एलिजिबिलिटी डेट कह लो या रेलिवेंट डेट कह लो, वहां से 1 साल के भीतर भीतर अपना पैसा मांग लीजिएगा। जब ये एप्लीकेशन पहुंचेगी अधिकारी के पास में, तो अधिकारी इसे प्रोसेस करेगा, उसका अपना टाइम लगता है। तो उन्होंने प्रोसेसिंग का टाइम माना है 3 महीने का, कि देखो 3 महीने में हम आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करके आपका पैसा आपके बैंक खाते में पहुंचा देंगे। और अगर हम ऐसा ना कर पाए, तो 3 महीने के बाद से जितना भी डिले होता है, उतने के लिए हम आपको 6% से ब्याज यहां पर देकर चलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो रिफंड ऑर्डर होता है वो बेसिकली कोर्ट के द्वारा, हम लड़ते मरते कोर्ट तक चले जाते हैं, और फिर कोर्ट हमारा रिफंड सैंक्शन करता है, या अपीलेट अथॉरिटी हमारा रिफंड सैंक्शन करती है। तो कोर्ट या अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है, उसको इसी सेक्शन के अंदर पास हुआ माना जाएगा, डीम किया जाएगा, अकॉर्डिंगली ये प्रोविजंस उसके ऊपर लागू करवा दिए जाएंगे। जब रिफंड सैंक्शन हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं, डिसबर्समेंट की बात आती है, तो सरकार उस पैसे को लेकर जाती है सीधे सीधे गड्डी चली, ये छलांगा मार दी, ये छलांगे मारती जा रही थी गड्डी यहां कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर। क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ये प्रिज्यूम करके चलती है कि सबने एक दूसरे को आगे आगे पास ऑन कर दिया होगा और लोड एंड यूजर पे डाल दिया होगा। इसलिए हम पैसा एंड यूजर को तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन हम उसके लिए जो बना हुआ है फंड, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, उसके अंदर इसको ट्रांसफर करके चलेंगे, ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी आएंगी जहां पर यह सिद्ध हो जाएगा कि ये जो लोड है वो एंड यूजर पे नहीं पड़ा, बल्कि एक पर्टिकुलर पर्सन पे जो कि आइडेंटिफाइबल है उस पे पड़ा है, तो वो व्यक्ति यहां पर अपना पैसा ले लेगा। तो इन अवस्थाओं में डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई नहीं होता। डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, अनजस्ट मतलब अनुचित तरीके से, और एनरिचमेंट मतलब अमीर बनाना। ध्यान रहे, जब भी आप रिफंड का पैसा दे रहे हैं, तो वहां किसी भी व्यक्ति को अनुचित तरीके से आप अमीर मत बनाइएगा। वो भला कैसे? वो ऐसे मेरे बाबू कि पैसा निकला तो आपकी जेब से है, लेकिन मैं रिफंड दे दूं किसी और को, तो आपके पैसे से, आपकी कॉस्ट से मैंने किसी दूसरे को धनी बना दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधे शब्दों में बात करें तो जिसका पैसा है रिफंड उसी को मिलना चाहिए। जितना जिसने दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। तो जिसने वो लोड सहा है रिफंड उसी को मिलना चाहिए। तो कौन कौन सी अवस्था है जब एप्लीकेंट कहता है कि भैया लोड मैंने लिया है? रिफंड शैल बी मेड टू द एप्लीकेंट वेयर इंसिडेंस, यानी कि लोड, इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी बॉन्ड बाय द एप्लीकेंट, वो जरूरी दस्तावेज के चलते प्रूफ कर देता है कि साहब देखिए इंपोर्ट ड्यूटी इतनी भरी थी, लेकिन मैंने आगे जो बिलिंग करी है उसमें मैंने लोड इतना चढ़ाया है, सारे किताब कॉपी दिखा देता है। सी से सर्टिफिकेट लाकर देता है कि हाँ एक्सेस ड्यूटी का लोड आगे पास ऑन नहीं किया गया है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, अगर मैं एज बैगेज गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं तो उसे तो मैं आगे बेचता ही नहीं हूं, इंटेंट ही नहीं होता। तो ऐसे मामले में अगर कुछ एक्सेस चला गया है तो उसका लोड मेरे ऊपर ही है, इसलिए रिफंड मुझे मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक का पैसा ऑब्वियसली बात है वो मेरी जेब पर लोड पड़ा हुआ होता है, और मैं उसे ओवरसीज कस्टमर के ऊपर पास ऑन कभी नहीं करता हूं, क्योंकि एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। अगर सिचुएशन ये भी बनती कि पहले पे करो बाद में रिफंड मिलेगा, तो वहां पर भी पहले मैं अपनी ही जेब से पे करता हूं, देन मेरी ही जेब में पैसा वापस वो आ जाता है। आगे है एक्सेस ड्यूटी रिफ्लेक्टेड बाय बिल ऑफ एंट्री एंड बर्डन नॉट पास्ड ऑन, ये वही जैसा पहला पॉइंट में था लगभग वैसे ही बात आ गई। और अदर नोटिफाइड केस दैट में भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि इन मामलों में प्रिंसिपल ऑफ ये डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट को फॉलो ना करते हुए पैसा हम एप्लीकेंट को ही देकर चलेंगे, ऐसा बोल दिया जाता है। इज इट ओके? यस सर। एक विशेष सूचना, कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सेस ड्यूटी भरते हैं लेकिन पैसा हमने देरी से सरकार को दिया है, तो ऐसी अवस्था में हमें उस लेट पेमेंट पर ब्याज सरकार को देना होता है।
मतलब एक तो एक्सेस ड्यूटी दी, लेट पेमेंट किया तो ब्याज भी, एक्सेस पे भी ब्याज चला गया, तो वो भी वापस मिलना चाहिए। कैसे भला? जैसे मान लीजिए एक्सेस ड्यूटी ऑन, जैसे ये मान के चलिए आपकी जो ड्यूटी लायबिलिटी बनती थी वो 10 की बनती थी, लेट पेमेंट किया तो 10 के ऊपर ब्याज बनता आपका 1000 रुपए का, तो आपको 11,000 देने चाहिए थे। परंतु आपने क्या किया, बाई मिस्टेक 10 की बजाय आपने 12,000 का यहां पर पेमेंट कर दिया, और 12,000 ड्यूटी के चलते हुए करस्पॉन्डिंगली एक्सेस अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट का लोड आ गया, 1,200 रुपए का ब्याज बना, 13,200 दे दिया आपने, तो आपको रिफंड कितने का मिलेगा? सिर्फ 2,000 का या 2,200 का? आपकी एप्लीकेशन साहब 2,200 रुपए के लिए यहां पर जाएगी। सरकार इसके लिए 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम मांगती है। 3 महीने के अंदर प्रोसेस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो 2,200 रुपए पर आपको 6% से पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपका जो दावा ठोकोगे रिफंड का वो 2,200 रुपए का ठोकोगे, इन ड्यूटी, एक्सेस ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्सेस ड्यूटी, राइट? यस। बस और क्या देख रहे हो, चैप्टर खत्म। यही तो है, और क्या था? ऊपर लिख दिया मैंने भैया ये सिर्फ ड्यूटी के रिफंड पे लागू होगा, एरे गैरे डिपॉजिट पर लागू नहीं होगा, ठीक है? और जो डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं उन पर आपका ये सेक्शन लागू नहीं होते हैं। दूसरी एक और बात है, एक होता है ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट, कि मैं पेमेंट भी कर रहा हूं और मैं उस पेमेंट को प्रोटेस्ट भी कर रहा होता हूं। जैसे मान के चलिए सेक्शन 17 के मुताबिक मैंने सेल्फ असेसमेंट कर दिया, अधिकारी मेरे सेल्फ असेसमेंट से राजी नहीं हुआ, उन्होंने, मैंने 1 लाख पे सेल्फ असेसमेंट किया था, उन्होंने 1.5 लाख पे रीअसेसमेंट कर दिया, एडिशनल डिमांड 50,000 रुपए की निकाल दी, और मुझको बोला कि भाई आप इस पे कंसेंट दीजिए अपनी, कि 1.5 लाख का जो हमने किया है वो सही किया है। अगर मैं कंसेंट दे देता हूं तो ओके, अगर मैंने कंसेंट नहीं दी है रिटन में तो वो मेरे लिए एक फॉर्मल ऑर्डर पास कर देता है, ऐसा सेक्शन 17 में लिखा है। 15 दिन के अंदर अंदर कहता है कि ऐसे की तैसी मजा, जो तूने करना था कर लिया, जो मैंने करना था मैंने कर दिया, अब जा जो मर्जी कर लियो तू जाके, मैंने जो करना था कर दिया और तुझे जो करना तू कर लियो जा। ऐसी दशा में मुझे क्या करना होगा? तो मुझे यहां पर मैं ड्यूटी को एक्सेप्ट कर लेता हूं 1.5 लाख को, क्योंकि मुझे मेरा गुड्स उठाना है। अगर मैं झगड़े में पड़ा रहा, गुड्स मैंने नहीं उठाया, तो 30 डेज के एक्सपायरी पर कस्टोडियन आ जाएगा अधिकारी के पास में, बोलेगा भाई साहब ये तो ड्रामा है, क्या मैं इसे बेच दूं? सेक्शन 48 उसे पावर दे देगा कि हाँ बेच दो, कस्टम अधिकारी की परमिशन निकले आएगा, वहां से उसे परमिशन मिल जाएगी, गुड्स को बेच दिया जाएगा, तो नुकसान मेरा ही होना है। तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसी दशा में कि 1.5 लाख की ड्यूटी का पेमेंट तो कर रहा हूं, लेकिन मार्क कर दूंगा भैया पे तो कर रहा हूं, पर मैं इसे पे करने के लिए इच्छुक बिल्कुल भी नहीं हूं। आई एम नॉट विलिंग टू मेक पेमेंट ऑफ रुपीज एडिशनल, क्योंकि 1 लाख तो ऑलरेडी बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय दे ही चुका हूं। मैं अतिरिक्त 50,000 का जो पेमेंट कर रहा हूं, इट इज ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट, पे कर रहा हूं, लेकिन मैं इस पेमेंट को प्रोटेस्ट भी कर रहा हूं। तो ऐसे हालात में क्या बोलते हैं कि जो 1 ईयर की टाइम लिमिट होती है वो ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट के ऊपर लागू नहीं होती है, उसके रिफंड का दावा कभी भी ठोका जा सकता है, राइट? यस सर। द पर्सन इज मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट विलिंग टू मेक पेमेंट एट ऑल, इसे कहते हैं ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट। सेक्शन 27 में पूरा प्रोसीजर है, 27A के अंदर इंटरेस्ट की बातें दे रखी हैं। जो बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है वो आपको ये देखना है कि एप्लीकेशन का जो टाइम होगा आपका वो यहां पर मालिक 1 साल का है, और जो रिफंड ऑर्डर का जो टाइम है वो आपका, मतलब रिफंड का जो पूरा टाइम है वो 3 महीने का है। ये 2 डेट आप ध्यान रखिएगा, बाकी तो सारा प्रोसीजर कॉमन ही है, जीएसटी में भी ऐसा ही होता है लगभग। बस इतना अंतर है कि वहां पर ये जो 3 महीने का समय होता है भाई साहब, इसको वो 60 दिन पढ़ के चलते हैं, और वैसी वाली बात। तो ये हमारी बात हो गई और चैप्टर हुआ आपका यहां पर आकर खत्म। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी एकदम ठीक है जी साहब। अब हम अपना अगला चैप्टर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, नाम है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का। जैसे आपके जीएसटी में आते हैं ना कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, कि जहां पर 2 और मोर सप्लाई इकट्ठी दी जा रही होती हैं, तो हमें यह देखना होता है कि इसका सही क्लासिफिकेशन क्या होगा, इस बंडल को हम किस नाम से बुलाएं।
और जिस नाम से उसको बुलाया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी जीएसटी का रेट होता है उससे अप्लाई कर देते हैं। इसी पैटर्न पर आपका ये वाला चैप्टर आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का। यहां पर मैंने मास्टर डायग्राम दिया है और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से डिक्शनरी अल्फाबेटिकली अरेंज होती है, उसमें अगर आपको कोई शब्द ढूंढना होता है तो बहुत ही आसानी से आप ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। एजुकेशन वर्ड ढूंढना है तो ई पर जाएंगे, ई सेक्शन पे, ई के आगे डी, डी के आगे यू, वहीं कहीं आपको मिल जाएगा। और डिक्शनरी बहुत बड़ी है तो आगे सी तक और चले जाइए, बस पहले 4 लेटर देख लेंगे, आपको वहीं कहीं एजुकेशन शब्द लिखा मिल जाएगा। आगे तक चेक करने की जरूरत नहीं है, वहीं इर्द गिर्द में मिल जाता है। ऐसे ही हमारा जो कस्टम टैरिफ एक्ट है, हजारों प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में बटा हुआ है। तो कौन सा प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन किस कोड में जाएगा, तो बड़ा नॉर्मल तरीके से बोलते हैं भाई कि जैसे 8 डिजिट का कोड असाइन किया जाता है प्रत्येक आर्टिकल को। पहले 2 डिजिट को चैप्टर बुलाते हैं, पहले 4 को मिला के बोलूं तो हेडिंग बनता है, पहले 6 को बोलूं तो सब हेडिंग बनता है, और सभी को बोल दूं तो टैरिफ आइटम कोड बना दिया जाता है। तो हमें बहुत आगे तक जाने की जरूरत नहीं होती, हम पहले 4 को ही लेकर चलें तो जैसे EDUC वहीं एजुकेशन मिल जाता है, तो 4 को लेकर चलेंगे तो फिर जनरली ऐसा होता है कि भाई बात बन जाती है। अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है और बात नहीं बन पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, एक कदम आगे और चले जाएंगे मोती की खोज में, तो वैसे करके हमारी बात बन जाती है। तो सबसे पहला नियम बताया गया है यहां इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन के रूल्स हैं, रूल नंबर 1 से लेकर 6 तक। पहला रूल सिंपल है, आसान है, कहता है कि आपको किसी भी आर्टिकल को ढूंढना है तो सबसे पहले उसके रेलिवेंट सेक्शन पे जाइएगा, उसके बाद रेलिवेंट चैप्टर पे जाइएगा, रेलिवेंट हेडिंग पर जाइएगा। जैसे कि मुझे मान लीजिए एक कॉटन शर्ट का क्लासिफिकेशन देखना है तो मुझे इनके कौन से सेक्शन को खोलना चाहिए। डिक्शनरी में ई सेक्शन खोला था, इनका सेक्शन खुलेगा टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स। उसके बाद आगे चैप्टर्स में जाऊंगा, रेडीमेड गारमेंट, और उसके बाद आगे मैं शर्ट्स वगैरह में आगे चलकर देख लूंगा। 1 बाय 1 परतें खुली चली जाती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे सिंपल तरीके से देखने पर आपको पता लगता है, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार की नहीं आती, तो बिल्कुल आप सही रास्ते पर जा रहे हैं और जहां पर भी आप जाकर रुकेंगे आपका डेस्टिनेशन वो सही ही होगा। लेकिन कभी कभी इस प्रोसेस के दौरान हमें कुछ डाउट्स आ जाते हैं, उन डाउट्स का निवारण कैसे किया जाता है और डाउट्स किस तरह के होते हैं, तो उसी के संबंध में बता रहे हैं रूल नंबर 2, 3, 4, 5 कि हेडिंग का चुनाव करते समय कोई डाउट आए तो क्या करेंगे। डाउट नंबर 1, इनकम्प्लीट या अनअसेंबल्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अधूरा है या फिर वो अनअसेंबल्ड है या दोनों हैं, तो फिर उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि फैन है, कस्टम टैरिफ एक्ट के हेडिंग नंबर 8504 में दे रखा है, वो बता रखा है फैन है तो फैन के ऊपर जो ड्यूटी का रेट है वो 10% का अपना आता है, और जो पार्ट्स ऑफ द फैन होते हैं, मोटर, ब्लेड, रेगुलेटर वगैरह, इन पर ड्यूटी का रेट 12% का आता है। दिस इज द पोजीशन एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट। अब यहां पर कहते हैं कि भैया अगर कोई व्यक्ति इन तीनों चीजों को इकट्ठे लेकर आ रहा है, अलग अलग पैकेट में पर हैं इकट्ठी, इसे बोलते हैं एसकेडी पैक, सेमी नॉकडाउन पैक। तो ये क्या इंपोर्ट किया गया, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज दिस ऑल टुगेदर। सर इट्स ए फैन बेसिकली, और इसका क्लासिफिकेशन हेडिंग नंबर 8504 में होगा। आप रेट के पीछे मत भागिए, आप कोड के पीछे भागिए, रेट अपने आप मिल जाएगा। तो जैसे 3 डेट में बोला गया था ना कि आप एक्सेलेंस के पीछे भागिए, कामयाबी झक मार के आएगी। तो आप ये ढूंढिए, ये तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में आगे मोटर प्लस ब्लेड, क्या आप इसे यहां पर फैन कह सकते हो? यस, मैं मानता हूं कि इसमें अधूरापन है, रेगुलेटर नहीं है, बट उसके बिना भी काम चल जाएगा, ये फैन कहा जा सकता है। अधूरा होने के बावजूद भी इसमें पूरे होने के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। टेढ़ा है पर मेरा है, अधूरा है पर पूरा है, ठीक है। तो इसको भी हम फैन के रूप में क्लासीफाई करेंगे उसी हेडिंग के अंदर, रेट ऑफ ड्यूटी 10%। मोटर प्लस रेगुलेटर, इसमें भाई साहब ब्लेड नहीं है, बिना ब्लेड के ये लुल हो जाएगा, क्या हवा देगा, मेन पर्पस को सर्व नहीं कर पाएगा। अब मैं इसे फैन नहीं कह सकता। यह है आपका पार्ट्स ऑफ द फैन,
और ऊपर वाले केस में इसे बोलते थे फैन इन पार्ट्स। समझिए बातों में, दिस वॉज फैन इन पार्ट्स एंड हियर इज पार्ट्स ऑफ फैन। तो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे और 12% का रेट इस पे लगा दिया जाएगा। दूसरा एग्जांपल, कैलकुलेटर विद सेल का रेट इतना है। नॉर्मली क्या होता है कि फैक्ट्री से कैलकुलेटर विदाउट सेल ही बन के आता है, सेल बाद में डालते हैं, क्योंकि सेल शुरू में डाल देंगे तो हो सकता है कि वो खराब हो जाए या कुछ और दिक्कत उसमें आ जाए। तो अगर कैलकुलेटर विदाउट सेल है तब भी वो कैलकुलेटर ही बोला जाएगा और उसी कोड के अंदर इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा। मानता हूं कि बिना सेल के अधूरा है, पर अधूरा बट पूरा होने के कैलकुलेटर कहे जाने के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर मौजूद है, इसलिए उसे पूरा कहा जाएगा। तो ये पहली समस्या थी और उसका निवारण भी मैंने आपको दिया। अब बात करते हैं मिक्सचर की। यहां पर तो कुछ अधूरापन दिख रहा था, कुछ घट रहा था। अभी क्या है, कुछ बढ़ने जैसी बातें यहां पर की जाएंगी, प्लस प्लस की बातें यहां पर की जानी है। कैसे भला, आइए बात करते हैं। यह है आपका रूल 2B के माध्यम से एक इंपोर्ट करने पर बताते हैं कि जो फ्लेवर्ड मिल्क होता है, जिसका कॉम्पोजिशन मिल्क, शुगर और क्रीम ये आता है, साथ में फ्लेवर भी होते हैं, रेट 10% का है, कोड ये वाला है। अब एक दूसरा व्यक्ति ये वाली चीज एक्चुअल में इंपोर्ट कर रहा है। अब इसमें चक्कर क्या है कि बाकी कॉम्पोजिशन तो सेम है, पर इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है और वो है विटामिन। तो क्या विटामिन ऐड हो जाने से इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया? क्या ये नॉन अल्कोहलिक से अल्कोहलिक बन गया? हाँ, अगर इसमें अल्कोहल मिला होता तो फिर इसका अलग ही मैटर हो जाता, फिर ये इसमें क्लासिफाई नहीं हो सकता था। बट थोड़ा बहुत मिला देने से ये स्टिल वही फ्लेवर्ड मिल्क ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रोडक्ट को भी मैं इसी हेडिंग के अंदर क्लासिफाई कर दूंगा। तो यहां कह रहे हैं कि भाई कुछ थोड़ा बढ़ भी जाता है तो उसे टॉलरेट करेंगे। तो इनका रूल 2 का पूरा फंडा यह है कि जो कस्टम टैरिफ एक्ट में दे रखा है और जो आपने इंपोर्ट किया है उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस जो कि टॉलरेबल है तो चलेगा, उसी के अंदर ही हम उसे क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन बहुत ज्यादा प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत टॉलरेबल नेचर का होना चाहिए, ये कहना चाहता है। तो फिर उसी में इसको क्लासिफाई करवा दिया जाएगा। आगे आइए, रूल नंबर 3 आता है। इसमें कहता है कि भैया पहला है मोस्ट स्पेसिफिक। कभी कभी चुनाव करने में दिक्कत हो जाती है और अक्सर आपके साथ तो होती होगी, कपड़े खरीदने जाते होगे तो चुनाव करने में दिक्कत होती होगी। कस्टम टैरिफ एक्ट के मुताबिक कहता है सूटकेस, कोड ये रहा। प्लास्टिक आर्टिकल्स के बारे में बता रहा है, उसका कोड ये वाला है। भाई साहब आपने इंपोर्ट क्या किया है? प्लास्टिक का सूटकेस। एक एंगल से देखें तो ये सूटकेस भी है, दूसरे एंगल से देखें तो ये प्लास्टिक आर्टिकल भी है, पर विच इज द मोस्ट सुटेबल हेडिंग? सर सूटकेस इज द मोस्ट सुटेबल, सो उसका कोड इसमें क्लासिफाई होगा, अकॉर्डिंगली ये वाला रेट इसके लिए ऊपर अप्लाई करवा दिया जाएगा। दूसरी बात निकल के आती है 3B के अंदर बोलता है क्या भला, आइए देखते हैं। 3B में ये क्या बोलता है मेरे कबूतर? यस, तो यहां पर ये कहता है कि भाई पेंसिल कम इरेजर। मतलब अभी क्या था कि मेरा एक प्रोडक्ट था जिसके लिए 2 निकल के बाहर आ रहे थे कि भाई इसमें जाऊं या इसमें जाऊं। अभी क्या है, 2 in 1 प्रोडक्ट है। जैसे कि हम बता रहे हैं यहां पर आपको कि भाई साहब एक आपका ये जी 3B, ये पेंसिल अगर इंपोर्ट करते हो तो रेट 10% है, इरेजर लेकर आते हो तो रेट 12% है। ठीक है, इनका कोड स्पेसिफाई यहां पे कर ही रखा है ये वाला। आपने इंपोर्ट किया एक्चुअल में पेंसिल कम रबर, इसके टॉप पे रबर लगा हुआ है, अदरवाइज ये पेंसिल है। बचपन में यही काम किया करते थे। तो इसको आप क्लासिफाई किस में करोगे? आप इसे रबर में क्लासिफाई करोगे या फिर आप इसे पेंसिल में क्लासिफाई करोगे? जीएसटी के मुताबिक एक तरह का ये कंपोजिट सप्लाई है ना, 2 और मोर सप्लाई ऑल टुगेदर, जिसमें कि एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल आइटम कौन सा है, रबर या पेंसिल? सर पेंसिल जो है यहां पर ये हमारा इसमें लाइक स्पेशल है, मतलब प्रिंसिपल आर्टिकल है, तो इसका पूरा क्लासिफिकेशन पेंसिल में जाएगा और अकॉर्डिंगली सर यहां पर इसको रेट मिल जाएगा 10% का, राइट? यस। और क्या बोलते हैं साहब? और बोलते हैं भैया ये आगे 3B हो गया, पेंसिल कम रबर का एग्जाम्पल। अगला है लेटर इज बेटर, इजसू। मतलब ये कि मैं आपको एक
इलस्ट्रेशन दे रहा हूं कि यहां पर आकर ये आपकी कस्टम टैरिफ एक्ट के मुताबिक एक व्हीकल जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है उस पर जीएसटी का रेट 20% का है। एक दूसरा व्हीकल भी है जिसके ऊपर जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाला है उस पर जीएसटी का रेट 18% है। पर आपने जो इंपोर्ट किया वो ये किया, इजूसू क्या नाम है इसका, जो भी है, ये कार है और ये कार पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है और पिछला वाला हिस्सा जो है ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में इसके बड़े शौकीन हैं और पंजाब में लोग बड़ा शौक रखते हैं इन चीजों का। ट्रैक्टर हो गया, कार हो गई, है ना, अच्छा लगता है, शौक बड़ी चीज होती है। तो यहां पर अब इसका क्लासिफिकेशन आप क्या ले जाओगे? आप इसे बस में क्लासीफाई करोगे, मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में करोगे, या फिर आप इसे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में करोगे? अगर वोटिंग कराई जाए तो दोनों के बराबर वोट आ जाएंगे। ऐसी अवस्था में हम इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर, इसके आधार पर हम देख रहे थे कि भाई क्लासिफिकेशन कहां जाएगा। अब तक यही कर रहे थे हम। तो अब क्या करें? क्लासिफिकेशन इसके रेट के आधार पर ले लें? जी नहीं, रेट के आधार पर तो कभी ले नहीं सकते हम। हमें रेट देखना ही नहीं है। सर एवरेज रेट ले लो, नहीं नहीं, हम रेट की बात नहीं कर रहे, हम एवरेज रेट की बात नहीं कर रहे। रेट हमारा इश्यू है नहीं, हमारा इश्यू है सही कोड। रेट तो अपने आप उसके पीछे आ जाएगा। तो यहां पर आकर तो उसका सही कोड क्या होगा अब पता नहीं लग पा रहा। भैया दोनों अपने आप में मंत्री हैं, दोनों ही प्रिंसिपल आर्टिकल हैं। तो यहां पर करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। भागा मतलब लेटर इज बेटर। इसके आधार पर डिस्क्रिप्शन, इसके आधार पर फैसला ना ले पाए तो इसके आधार पर फैसला यहां पर ले लेंगे हम कि जो भी हेडिंग बाद में लिखी हुई है, लेटर नंबर की है, 8704 इज द लेटर नंबर। सो इस आधार पर मैं यहां आ जाऊंगा, इस आधार पर मैं 18% में इसे क्लासीफाई कर दूंगा। यह है लेटर इज बेटर। ठीक है, आगे चलो सर, आगे क्या बोलता है मालिक? आगे बोलता है रूल 3 हो गया। रूल नंबर 4 मोस्ट अकिन का एक कॉन्सेप्ट आपके लिए एलाबोरेट करके लाता है। ये मोस्ट अकिन का मामला क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। मोस्ट सिमिलर, अकिन मींस सिमिलर। यहां बोलते हैं कस्टम टैरिफ एक्ट के मुताबिक सिचुएशन ये है। एक हेडिंग बना हुआ है 9401 करके, जिसमें लिखा है सीट और बेल्ट, सीट और बेड अदर देन स्पेसिफिक, यानी कि यहां पर ये जनरल सीट और बेड की बात करता है जो स्पेसिफिक में नहीं आते। स्पेसिफिक हेडिंग आपका ये वाला है जिसमें अलग अलग चेयर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक ये वाली चेयर हो गई आपकी, ये डेंटिस्ट की जो अपना रख के चलता है, ये चेयर भी है, बेड भी है। ये जो डॉक्टर लोग रखते हैं पेशेंट को बिठाने के लिए, ये बार्बर चेयर हो गई। इनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। स्पेसिफिक चेयर्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन 9402 में जाता है, और जो अदरवाइज है वो यहां पर आती हैं। सवाल उठता है कि जो रेलवे की सीट्स होती हैं, जो बर्थ होती हैं, सिर्फ सीट्स की बात कर रहा हूं, पूरी डिब्बे की बात नहीं कर रहा। ये जो सीट्स हैं, निचली वाली जो सीट होती है ये सीट भी है और बेड भी है। ये सिर्फ बेड होती है, इसमें सीट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऊपर वाली भी बेड ही होती है। इनका क्लासिफिकेशन कहां जाएगा? 9402 में या 1 में? सर 2 तो स्पेसिफिक है, इसमें जो नाम दे रखे हैं वही आएंगे, तो ये तो नहीं आ सकते। अब मुझे बताइए इसके मोस्ट अकिन कौन सा है, किसमें ये ज्यादा अच्छे से क्लासिफाइबल है, 9401 में या 9402 में? सर 9401 इज द मोस्ट सुटेबल विदाउट एनी डिस्प्यूट। तो ये 9401 के अंदर इनको क्लासिफाई करवा दिया जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर ये क्या बोलता है साहब? ये कहता है भाई साहब यहां आइए, आपको ऊपर से चाहे कंफ्यूजन नहीं आ रही थी या फिर कंफ्यूजन आ भी रही थी और पूछते हुए आप यहां तक आ रहे थे, तो एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपको पैकिंग मटेरियल के संबंध में रूल नंबर 5 यहां देता है, आप उसका स्वागत कीजिएगा। हमने कहा ठीक है भाई साहब कर लेते हैं, स्वागत करने में भला क्या दिक्कत हो सकती है। तो अब चल मेरे बच्चा बढ़ते हैं आगे की तरफ, और क्या है अपना रूल नंबर 5? पैकिंग मटेरियल के संबंध में बोलता है कि कुछ पैकिंग मटेरियल ऐसे होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल में 2 तरह के होते हैं, एक रिटर्नेबल और एक नॉन रिटर्नेबल। वैल्यूएशन चैप्टर में बात की थी हमने कि जो वापस चले जाएंगे वो तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनते, लेकिन जो साथ में रहेंगे परमानेंट इंपोर्ट किए गए हैं वो वैल्यू का पार्ट बनते हैं। वैल्यू का पार्ट तो बनते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन क्या होगा? अब जैसे कि कैमरा है, कैमरे के साथ एक कैमरा केस आया है, ये नेकलेस है, नेकलेस के साथ इसका बॉक्स आया है, गिटार है उसके साथ इसका केस यहां पर आया है। तो क्या ऐसे करेंगे कि इसका
अलग से क्लासिफिकेशन, कैमरा केस का अलग से, क्या पैकिंग मटेरियल का सेपरेटली क्लासिफिकेशन किया जाएगा या फिर ये इसी का हिस्सा माना जाएगा? सर इसी का हिस्सा माना जाएगा। वैसे इस पैकिंग मटेरियल की खूबी क्या है? ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती हैं, स्पेशली शेप्ड होती हैं, अलग से पैसे नहीं देने होते, जिस आइटम के साथ ये आई हैं उसके साथ एज ए गिफ्ट या फ्री में उसके साथ में दी जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भैया यहां पर इनका क्लासिफिकेशन मेन प्रोडक्ट के साथ ही किया जाएगा। इसको कैमरा में क्लासिफाई करेंगे, इसको नेकलेस में क्लासिफाई करेंगे और इसको गिटार इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ बॉक्स गिटार के अंदर शामिल किया जाएगा। 10(1)(a) के अंदर ही बोला गया था, अगर वापस नहीं जाएगी पैकिंग मटेरियल तो वो मेन प्रोडक्ट की वैल्यू का ही हिस्सा बनाई जाती है। जीएसटी में भी देखते हैं वैल्यू निकालते समय कि वहां पर जो पैकिंग मटेरियल वगैरह होते हैं उससे हम मेन सप्लाई की वैल्यू में ऐड करके और उसी के अंदर क्लासिफिकेशन करके मेन सप्लाई का जीएसटी का रेट अप्लाई पूरी वैल्यू पर करके चलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आगे आ जाओ भाई। आगे क्या सर? आगे है आपका रूल नंबर 6 निकल के आता है। यहां तक आते आते आप सही हेडिंग का चुनाव कर चुके हैं, लेकिन सही हेडिंग तो चुन लिया, सपोज करो आपका सही हेडिंग 4901 है, लेकिन उसके आगे क्या 01 या 02 सब हेडिंग लेवल पर आकर आपको यहां तकलीफ हो गई, आपको यहां परेशानी हो जाती कि इनमें से अब कौन सा। तो वो कह रहे हैं कि जो नियम कानून आपने सही हेडिंग के चुनाव में लगाए, जैसे रूल नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी हैं, जो कंफ्यूजन आपको हेडिंग के लेवल पर आई और जो आपने नियम कानून लगाए, वैसे ही कंफ्यूजन आपको सब हेडिंग लेवल पर आती है, तो आप उन्हीं नियम कानून को मुटेटिस मुटेंडिस इस्तेमाल करेंगे। मुटेटिस मुटेंडिस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रूल 2, 3, 4, 5 हेडिंग को, हेडिंग वर्ड उसमें लिखा हुआ है रूल के अंदर की सही हेडिंग कौन सी होगी, कौन सी होगी, तो कह रहे हैं कि उस हेडिंग शब्द को सब हेडिंग पढ़ लेना और बाकी जो कहते हो उन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर देना। यानी कहीं पर कोई कंफ्यूजन आएगी तो यही नियम आपके लग के चलेंगे। तो पहला रूल आसान है, नॉर्मल है। दूसरे के अंदर कुछ अधूरापन है तो पूरा मान लेंगे, और कुछ एडिशन है तो उसे भी वही मान के चलेंगे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस से ऊंच नीचे तो चलेगा। जैसे समंदर होता है, थोड़ा पानी बढ़ जाए तो आफत ना आ रही, और अगर थोड़ा पानी घट जाए तो आफत नहीं आ रही। रूल 3 मोस्ट स्पेसिफिक सूटकेस का एग्जाम्पल, दूसरे में असेंशियल करेक्टर पेंसिल कम इरेजर का एग्जाम्पल, और अगले में इसुजू का एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर दिया है। एक टेप का भी एग्जाम्पल देता हूं, पर कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 4 मोस्ट अकिन, रेलवे की जो कोच या सीट के या बेड का एग्जाम्पल दिया, यहां पैकिंग मेटेरियल की बात हुई, और रूल नंबर 6 के अंदर सब हेडिंग लेवल पर हमने चर्चा अपनी कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। कस्टम में मैंने सभी चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बचता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आपका वही पुरानी वाली क्लास आपकी चल जाएगी जो पिछली वाली थी, कोई ऐसा चेंज नहीं है। बस एक ध्यान रखना, एक मी इस करके एक स्कीम आपकी हुआ करती थी, और वो उसकी रिप्लेसमेंट हो गया है रोड टैप नाम करके एक स्कीम आ गई है उससे, बस वो चेंज है, बाकी सब ओके है, तो वही पुराना वाला चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मैं आपसे मिलूंगा जीएसटी के साथ में कल, पक्का, प्रॉमिस। बाय, टाटा एंड लव यू। अच्छे से पढ़िएगा, शानदार तरीके से, नंबर ठोक कर आना बढ़िया वाले। ऑल इंडिया हाईएस्ट मुझे आपसे चाहिए होगा, यही मेरी फीस होगी इन रिवीजन क्लासेस की। मेरी मॉर्निंग में क्लास होती है, ये दोपहर में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, शाम को फाइनल की रिकॉर्ड करनी है। इन बिटवीन आप ही कर रहा हूं मैं, इसलिए कि आपके नंबर शानदार वाले आए, अच्छे वाले आए। अपना ध्यान रखना। एग्जाम नजदीक है तो आप क्या करते हो कि आप अपने जो डेली रूटीन्स होते हैं ना, उनसे हट जाते हो और कुछ ज्यादा ही पढ़ाई की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हो। पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन इतना मत पढ़ो कि आपकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइजेस होने लगे। सेहत का पूरा ध्यान रखो। सुबह सुबह एक्सरसाइज जरूर करो, पर तुम बोलोगे समय नहीं है। यार निकालो, निकालो भाई निकालो, इसमें तुम्हारा समय बचेगा। अगर तुमने आधा पौना घंटा भी अपने शरीर के लिए दिया ना, तो जो काम आप 3 घंटे में कर पा रहे हो ऐसे करते हुए, वो काम आप 2 घंटे में कर लोगे। दिमाग की नसें खुली रहेंगी। एक चीज देखना, आपके आसपास, आपके लोकल में देखना, ज्यादा दूर मत जाना, जिन लोगों के साथ फिजिकली मिले हुए हो, जो थोड़ा जिम विम जाते हैं, थोड़े से फिजिकली एक्टिव हैं, एक तो वो हमेशा खुश रहते होंगे,
ऐसे आप मुरझाए मुरझाए से ना रहते होंगे, और वो हर काम के लिए तैयार रहते होंगे कि वहां चलना है कि चलो, ये काम करना है कि करो। मतलब उनके मुंह से ना शब्द तो निकलता ही नहीं कभी, भले बिजी रहते हो लेकिन हर काम के लिए यहां रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को बहुत एक्टिव बना रखा है, एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं। लाइट खाना खाइएगा और थोड़ा सा लाइक ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा ये अपने खाने में शामिल कीजिएगा, जिससे कि आपको एनर्जी अच्छी खासी मिले और पेट ज्यादा भरे नहीं, ठीक है। और एक्सरसाइज मैंडेटरी, पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। घबराना मत। इस दौरान ऐसा लगता है कि यार तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम भूल भाल से गए हो, ये सब घबराहट में होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन आपको सब आता है। अपने पे भरोसा रखना, ठीक है। बाय, टाटा एंड लव यू, बाय बाय बच्चा, बाय।